अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। यार कज़ाफी वाला रास्ता तो और मसला था। कल तो राउंड ऑफ करके पौना घंटा मैंने कहा था, आज तो पौने घंटे से भी ज्यादा लगा है। इतना रश कज़ाफी वाले में। जरूर लाइफ पे आज रश नहीं था, यानी मैं ही मनहूस हूं। मेरी वजह से ही कल रश था। जेल रोड से गार्ड बाइक ही लेनी पड़ेगी यार फिर। अब है नहीं, आप तो ले आएंगे लेकिन फिर गाड़ी फिर कैसे, वहीं शाम को छोड़ने भी जाओगे? चलो ये ट्राई करके देखते हैं, ये मोटरसाइकिल पे पिक एंड ड्रॉप। पेट्रोल के पैसे दे दूंगा यार। ये गिरा ना दोगे? अच्छा मैं चला लूंगा। बहाने बना रहे कितना नंबर लिख लिया था मैंने कल? जो एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे हुआ वो ईयर एंड पे किस वैल्यू पे आ रहा होता अगर कॉस्ट मॉडल होता, ये बताना होता है। एक लाइन लिखनी होती है। मैंने मिसाल ली है बिल्डिंग, जो भी एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे, और अगर एक से ज्यादा है तो हम कहते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी। तो जो कुछ भी रिवैल्यूएशन मॉडल पे है उसके बारे में ये बताना पड़ेगा कि ईयर एंड पे वो कितने रुपए का आ रहा होता अगर कॉस्ट मॉडल होता। तो ये कैलकुलेट कैसे करेंगे आप? उसको कॉस्ट मॉडल की कैलकुलेशन पे करना पड़ेगा सॉल्व। ये क्या पढ़ा रहा हूं मैं, क्या हो रहा है? पीपीई का नोट बता रहा हूं। तो अगर कॉस्ट मॉडल होता तो क्या वैल्यू ईयर एंड पे आ रही होती वो बतानी होती है, और वो आपको सवाल में कैलकुलेट करनी पड़ेगी वर्किंग में। उसका एक शॉर्टकट भी है, वो सवालों के साथ बताता हूं। इसका एक शॉर्टकट भी है, वो सवाल के साथ बताता हूं। फिर इसके अलावा 5.5 आप ठीक है? अच्छा, मंडे को IS 20 का टेस्ट है। बोरिंग कॉस्ट नहीं, IS 20 गवर्नमेंट ग्रांट। मूवमेंट इन सरप्लस नाम की भी एक चीज बनानी पड़ती है।
ये वैसे एग्जामिनर को इतनी ज़्यादा को पसंद नहीं है, IKPS ट्यूशन में होती नहीं है ये, लेकिन IAS ने कहा हुआ है इसलिए बनानी चाहिए। मूवमेंट इन सरप्लस, रीवैल्यूएशन सरप्लस की मूवमेंट बतानी है। मूवमेंट बताने से मुराद ये है कि साल के शुरू में इसका कितना बैलेंस था, बैलेंस एज एट 1 जनवरी 22, साल के दौरान मजीद क्या रीवैल्यूएशन हुई, कितना सरप्लस ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स, और कितना साल के एंड पे बच गया, ये बताना होता है इसमें। अगर IAS 16 का सवाल है सिर्फ, तो बस ये नोट यहां तक है। लेकिन अगर सवाल में और बाकी IAS भी आ रहे हैं तो उनकी भी इंफॉर्मेशन इसी नोट में डिस्क्लोज कर देते हैं। ये IAS 16 के डिस्क्लोजर यही है। लेकिन अगर इन एसेट्स में से कोई एसेट ऐसा है जिसपे बोरिंग लेके कंस्ट्रक्शन की है, यानी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज भी हुई है, तो फिर IAS 23 का डिस्क्लोजर ये कहता है इसमें दो बातें बतानी पड़ेंगी। मैं दोनों सेंटेंसेस ही लिख देता हूं। एक बात ये बतानी होगी कि ड्यूरिंग द ईयर borrowing cost amounting to रुपीज, अमाउंट आ गई, was capitalized, एक ये बात बतानी पड़ेगी। और अगर IAS 20 नहीं, अगर सिर्फ स्पेसिफिक बोरिंग थी तो बस ये इतना ही है। लेकिन अगर जनरल बोरिंग थी तो एक सेंटेंस और बताना पड़ेगा, और वो एक और सेंटेंस ये बताना पड़ेगा कि कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ जितना भी वाज यूज्ड। ये दो सेंटेंसेस बताने पड़ते हैं। ये IAS 23 का डिस्क्लोजर है कि जो एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन इस साल रहा उस पर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हुई, मोस्टली वो पीपी ही होगा, तो फिर पीपी के नोट में ही ये पैराग्राफ एक और आ जाएगा। दो बातें बतानी है इसमें, कितनी बोरिंग कॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर कैपिटलाइज हुई, और अगर जनरल बोरिंग है तो कैपिटलाइजेशन रेट किस तरह इस्तेमाल किया। ड्यूरिंग द ईयर बोरिंग कॉस्ट अमाउंटिंग टू रुपीज इतना वॉज कैपिटलाइज्ड, एक ये बात बतानी है। और अगला सेंटेंस ये बताना है कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ जितने भी परसेंट, भी डब्बा बनाया हुआ है मैंने, कोई अमाउंट नहीं लिखी हुई, वॉज यूज्ड। तो अगर स्पेसिफिक बोरिंग है तो फिर ये सेंटेंस नहीं होगा ना, कैपिटलाइजेशन रेट स्पेसिफिक बोरिंग में होता है। तो जनरल बोरिंग हुई तो फिर ये सेंटेंस होगा, नहीं हुई तो ये सेंटेंस नहीं होगा। यानी इतना तो होगा ही होगा, ये एक्स्ट्रा तब होगा जब जनरल बोरिंग का सवाल है। और अगर इस सवाल में कहीं पर IAS 20 भी आ गया और वो भी ग्रांट रिलेटेड टू एसेट हुई, तो उसका भी एक पैराग्राफ आ जाएगा। जिसमें बता रहे होंगे ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है अगर, तो वो पीपी ही होना है। उसके बारे में डिटेल बता रहे होंगे। डिटेल बताने से मुराद ये है कि उसकी अमाउंट, कंडीशंस, अकाउंटिंग का मेथड, ये बता रहे होंगे।
कुछ 2-3 सेंटेंसेस अंग्रेजी में। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है अगर, तो उसकी डिटेल बतानी है, कितनी अमाउंट की ग्रांट थी, कंडीशंस क्या थी, अकाउंटिंग का मेथड कौन सा फॉलो कर रहे हैं, ये बताना होगा। ये होता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट। अच्छा, एक्स्ट्रा क्लासेस चूंकि बहुत सारी चाहिए, तो संडे को करूंगा सुबह सवेरे। देखें, सुबह सवेरे होंगी तभी शाम तक वो लेक्चर अवेलेबल हो सकेंगे ना, तभी तो सुन के आप अगले दिन आएंगे। तो सुबह सवेरे, सुबह 8 बजे, 8 मेरी तरफ से। आप शाम को 5 बजे कर लें, लेकिन फिर लेक्चर नहीं अवेलेबल होने अगले दिन से पहले। तो सुबह सुबह 8 बजे है, डबल तो करें ना कम से कम, 11 साढ़े 11 तक है। नहीं, वो ब्रेक भी तो करनी होगी ना आपको, है? नहीं, हफ्ते को शाम को नहीं करूंगा ना फिर, हैं जी? मैं बता रहा हूं, बताया है। जिससे नहीं आना ना है, कोई बात नहीं। सैटरडे को नहीं होगी, इस सैटरडे को नहीं होगी, फिर अगली दफा देखता हूं। और क्योंकि कॉस्ट को भी एडजस्ट करना है, तो फिर पीपी का नोट यही है जी। अच्छा, अगर पीपी का नोट मांगा हुआ है और आपने कैपिटलाइजेशन रेट गलत निकाल लिया, तो कैपिटलाइजेशन रेट गलत निकाला तो फिर वो जो एसेट की कॉस्ट निकली वो गलत हो गई। अब उसकी वजह से डेप्रिसिएशन भी गलत, बुक वैल्यू भी गलत, ये भी गलत। नहीं, सारे नंबर नहीं कटते, सिर्फ कैपिटलाइजेशन रेट निकालने की वर्किंग का यकीनन को एक नंबर रखा होगा, वो एक नंबर कटेगा बस। अब उसको जो आपने कैलकुलेट किया, उसके बाद उसका जो इस्तेमाल किया, अगर वो सही किया है, वो आगे सारे नंबर मिलेंगे। तो एक गलती बार बार ही नहीं पेनलाइज होती। एक गलती अगर बार बार पेनलाइज होती तो 10 से ऊपर नंबर ही ना आए किसी स्टूडेंट के, तो एक गलती बार बार पेनलाइज नहीं होती। पीपी का नोट। अच्छा, एसेट स्केड्यूल का फॉर्मेट पहले बताया था एक दफा, अब मैं उसको और बढ़ा रहा हूं, एक 3-4 लाइनें उसमें इजाफा कर रहा हूं, क्योंकि तब वो डिस्क्लोजर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बताया था, लेकिन अब डिस्क्लोजर में जो कल मैंने एसेट स्केड्यूल कहा था ना, यहां प्लेस करना है, अब उसका फॉर्मेट बताने लगा, कंप्लीट बता रहा हूं अब। अच्छा, वैसा है कि एक सवाल कर रहा हूं अभी, और जितना भी हो सका कोशिश करूंगा पूरे की, लेकिन जितना भी हो सका प्रॉपर डिस्क्लोजर का, मतलब पास पेपर का सवाल 20 नंबर का, एक बोर्ड पे करूंगा, एक आज होमवर्क दूंगा, एक कल होमवर्क दूंगा, और इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स वाला कंबाइंड सवाल कराऊंगा। तो ये इस तरह से मैंने इसकी प्रैक्टिस करानी है बस, वरना ये चीजें सारी वही हैं जो एक एक करके पढ़ चुके हुए हैं। बस एक बड़े सवाल की प्रैक्टिस में लाने के लिए आपको बोर्ड पे भी सवाल भी तो करके दिखाओ ना, तो अब वो कंबाइंड बस प्रैक्टिस है। तो होमवर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। तो आज का जो होमवर्क है ना, वो यही पीपी का नोट है, लेकिन सिर्फ IAS 16 का सवाल था, उसमें बाकी चीजें नहीं थी, सिर्फ IAS 16 था। मैंने अलग से सवाल दिया था एक IAS 16 में, एडिशनल प्रैक्टिस कह के, एक नहीं 2 सवाल दिए थे मैंने, पेजेस दिए थे क्लास में, होंगे कहीं। उसमें एक मैंने बनाया हुआ था रिड्यूसिंग बैलेंस का सवाल, रिवैल्यूएशन का, और उसके अलावा एक स्प्रिंग 22 का सवाल था उसमें। तो वो जो स्प्रिंग 22 वाला था वो होमवर्क है आज का। टुसुकी लिमिटेड के नाम से कुछ सवाल है, TSUKI करके,
ये आपको ना मैंने ये पेजेस बांटे थे दो, और ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं इनके एलएमएस में मैंने रखे हुए हैं एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस कह के। दो सवाल थे इसमें, एक रिड्यूसिंग बैलेंस का सवाल था, खुद बनाया हुआ था मैंने, और एक स्प्रिंग 22 का सवाल था, क्योंकि वो आपकी बुक में प्रिंटेड नहीं है, तो वो मैंने दिया था, सोल्यूशन भी दिया था साथ। ये सवाल होमवर्क है आपका, है जी टुसुकी। इन दोनों में से पहला वाला सवाल जो कि स्प्रिंग 22 का है वो होमवर्क है आज का, 18 नंबर का सवाल था। इन अकॉर्डेंस विद IFRS प्रिपेयर अ नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंक्लूडिंग कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है कि दो स्केड्यूल बनाने पड़ेंगे, पिछले साल का भी और इस साल का भी। अलग अलग ही ना, एक टेबल में तो मुश्किल हो जाएगा, तो दो स्केड्यूल बनाने पड़ेंगे। ये वाली फिगर, इसमें तो खैर I-23 था नहीं, लेकिन अगर होता तो ये भी दो फिगर्स बतानी पड़ती कि ड्यूरिंग द ईयर इतना और पिछले साल इतना। मूवमेंट इन सरप्लस 2 साल की बनानी पड़ती, तो ये इसलिए 18 नंबर का था कि इसमें 2 साल के सवाल, डबल सवाल बन गया था तकरीबन। ये होमवर्क है। एसेट स्केड्यूल का फॉर्मेट बना के देना। ये पीपी का नोट है पूरा आपके एग्जामिनेशन के लिए, और इस नोट में ज्यादा रश ना बचे इसलिए मैंने सिर्फ कल एक लाइन लिख दी थी कि यहां एसेट स्केड्यूल फिट करना है बस। तो वो जो स्केड्यूल का फॉर्मेट बता रहा हूं वो है जो नोट में लिखना है जी। पूछा है कुछ? पूछना है तो यार। हाँ कंप्लीट। एसेट स्केड्यूल का फॉर्मेट बता रहा हूं अब, जो आप लोग नोट में बना रहे होंगे। कॉलम्स क्या क्या होते हैं, नामों नहीं वैसे क्या कॉलम बनाने होते हैं। जितनी सवाल में क्लासेस हैं उतने कॉलम आ रहे होते हैं, बल्कि प्रॉपर्टी कह देता हूं मैं, प्लांट है, मशीनरी और व्हीकल्स कर लेते हैं। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ये एसेट वाला सेक्शन होता है। इसमें क्या क्या, बैलेंस एज एट 1 जनवरी 22 और एडिशन, डिस्पोजल है तो इसमें से माइनस, रिवैल्यूएशन की 2 लाइनें बताई थी, एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन। अपनी इस मिसाल में मैं प्रॉपर्टी को रख लेता हूं बस रीवैल्यूएशन मॉडल पे। और क्या था, तो एक नई चीज बता रहा हूं, तब तक IS-40 मैंने नहीं पढ़ाया हुआ था, तो अगर कोई ट्रांसफर इन ट्रांसफर आउट है तो वो भी यहां आ जाएगा। IS-40 को जा रहा है, IS-40 से आ रहा है, वो ट्रांसफर जो था तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। और इनका एंड आंसर होगा बैलेंस ईयर एंड वाला, बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 22। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अगर सवाल में IS-36 नहीं है तो एक्यूमुलेटेड ऑप्शन काफ़ी है, अगर IS-36 भी है सवाल में तो साथ अंग्रेजी इंपेयरमेंट भी लिख लें। तब मैंने इंपेयरमेंट नहीं बताया था। इसमें क्या क्या, बैलेंस एज एट 1 जनवरी 22
और डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। नई चीज इम्पेयरमेंट लॉस फॉर द ईयर। लॉस भी हो सकता है और लॉस रिवर्सल भी हो सकता है। अपनी इस मिसाल में मैं सिर्फ प्लांट को कर लेता हूं इम्पेयर। और डिस्पोजल था। एक्यूमुलेटेड की एलिमिनेशन थी। एलिमिनेशन थी। और एक्यूमुलेटेड में क्या लिखा हुआ? बस बैलेंस था बाकी। बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 22। और फिर इस क्लोजिंग बैलेंसेस दोनों का डिफरेंस नेट कैरिंग अमाउंट एज एट 31 दिसंबर 22। ये इतना कुछ स्केड्यूल पहले भी बताया था, 2 लाइन मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिखी है, लेकिन ये पहले भी कराया हुआ आपको। एलिमिनेशन यही वाली एक्यूमुलेटेड को जो एलिमिनेट करते हैं रिवैल्यूएशन पे, एलिमिनेशन ऑन रिवैल्यूएशन कह देते हैं। ये यही वाली फिगर है, ये वहां भी माइनस यहां भी माइनस। अच्छा, इतना तो पहले भी किया हुआ था, 2 लाइनें मैंने एक्स्ट्रा लिखी हैं, लेकिन ये स्केड्यूल पहले भी कर चुके, प्रैक्टिस भी कर ली, मैंने टेस्ट में भी डाल दिया। लेकिन अगर पीपीई का नोट है तो इस स्केड्यूल के अलावा इसके नीचे 3 लाइनें और बतानी होती हैं। वो इंफॉर्मेशन होती है। एक चीज बतानी होती है कि मेजरमेंट का मॉडल क्या फॉलो हो रहा है। मैंने अपनी मिसाल में प्रॉपर्टी को रखा है रिवैल्यूएशन मॉडल पे, और इनको मैंने रख लिया कॉस्ट मॉडल पे। ये बताना होता है। फिर एक चीज बतानी होती है कि इनकी यूजफुल लाइफ कितनी है, या अगर किसी की लाइफ नहीं पता तो डेप्रिसिएशन का रेट बताना होता है। मिसाल के तौर पे इसको कह देता हूं मैं 10 ईयर्स, 15 ईयर्स और 25%। और तीसरी चीज बतानी होती है कि डेप्रिसिएशन का मेथड क्या चार्ज हो रहा है। डेप्रिसिएशन मेथड, मिसाल रख ली मैंने, इसको कह देता हूं स्ट्रेट लाइन मेथड है, ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। ये होता है प्रॉपर पीपीई का नोट। ये स्केड्यूल बनेगा सारा, और उसके अलावा वो जो पैराग्राफ बताए। तो अगर पीपी का नोट मांगा हुआ है तो ये है। इसको नोट कर लें, फिर प्रैक्टिस करते हैं।
हाँ जी, कितना रह गया? चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं लंबे लंबे सवाल। आइए 16 वाले चैप्टर में एक सवाल होगा ऑटम 20 का, वो खोलने करते हैं। जी जी, बुक में, पैक की बुक में आइए 16 वाले क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन होगा ऑटम 20, हड़प्पा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आइए 16 वाले चैप्टर में ऑटम 20, हड़प्पा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्वेश्चन 8 है पेज 38 पे। क्वेश्चन 8 पेज 38, हड़प्पा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब ये बड़े वाले सवालों पे आ गए हम जिसमें मल्टीपल आईएएस मिक्स हुए होते हैं। नोट का एक सवाल अभी करा रहा हूं, एक होमवर्क दिया है, एक कल होमवर्क दूंगा और फिर एक्सट्रैक्ट्स के भी सवाल कराऊंगा। इनमें ना सिर्फ बताना यह है कि मल्टीपल स्टैंडर्ड की चीजों को संभालना कैसे है, वरना सारी चीजें एक एक करके की हुई हैं पहले, लेकिन एक बड़े सवाल को कैसे हैंडल करना है बस ये करनी है प्रैक्टिस। सवाल पढ़ लीजिए, करता हूं मैं बोर्ड पे। पेज 38, क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऑटम 2020। कितने नंबर का है? 20 नंबर का सवाल। हाँ जी, पढ़ लिया अगर पढ़ रहे थे तो, आधा रहता है अभी। कितना अर्सा लगेगा? पढ़ लिया।
सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है नीचे कि कंपैरेटिव फिगर्स। हाँ, तो कंपैरेटिव मांगा होता तो ये कोई 35 नंबर का सवाल हो जाता, तो नहीं मांगा हुआ तो इसलिए इन्होंने एडजस्टमेंट ज्यादा डाल दी। अब इसमें आईएस आपको नजर आ रहे हैं काफी सारे। आईएस 16 तो है ही है, आईएस 20 भी है, 23 भी है। अच्छा, पीपी का नोट बनाना है ना अगर, तो उसमें मेरी एडवाइस ये है कि ये जो स्केड्यूल है, मेन तो यही चीज है, मेन तो स्केड्यूल ही है। उसके अलावा तो उसी स्केड्यूल के लिए हुई मेहनत से मिल जाएंगी चीजें। वो जो रिवेलेशन की डिटेल है वो सवाल से मिल जाएगी, मूवमेंट इन सरप्लस वर्किंग से मिल जाएगी, यानी सारा कुछ जो हमने मेहनत की होगी ना वहां से निकल आएगा। मेन स्केड्यूल है। तो इस बड़े सवाल को हैंडल करने की मेरी एडवाइस ये है कि एक एक कॉलम को लें शुरू से लेके एंड तक, फिर अगले कॉलम पे जाएं। यानी अगर इस सवाल के अंदर क्या क्या है, बिल्डिंग है, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है और व्हीकल्स हैं, तो हम इनको ना 4 अलग अलग सवाल लेंगे। पहले लैंड को शुरू से लेके एंड तक सॉल्व करेंगे, फिर बिल्डिंग को शुरू से लेके एंड तक सॉल्व करेंगे। एक एक एसेट लेके चलेंगे ना तो सवाल हैंडल हो जाएगा। अगर ऐसे करेंगे कि एक ही साथ सबकी डेप्शन कैलकुलेट करना शुरू कर दी तो उलझ जाएंगे। तो बस यही हिंट है इसको चलाने का कि एक एक एसेट को लें, उसको पूरा एंड करें, फिर दूसरे एसेट पे। स्केड्यूल मांगा, नोट मांगा हुआ है, तो ये मैं कर रहा हूं ऑटम 20। हेडिंग दे दें, अच्छी बात है, अदब की बात है। HIL नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडिंग जून 30, क्या है, 30 जून 2020। ये हेडिंग हो गई, हेडिंग दे देंगे तो अच्छी बात है। और नोट मांगा हुआ है तो कोई भी नंबर रख लें, लेट से 7 कह लेता हूं मैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये है सवाल की रिक्वायरमेंट नोट। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी है कहीं इसके अंदर। एक प्लांट बनना शुरू हुआ था लेकिन वो बन भी गया, तो इसलिए वो जो कल स्टार्ट किया था कि ऑपरेटिंग फिक्स्ड एसेट्स और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और फिर 5.1 5.2, उसकी जरूरत नहीं है। हेडिंग दी, फिर डायरेक्टली एसेट स्केड्यूल बना दें। तो एसेट स्केड्यूल ले आते हैं। क्या क्या है क्लासेस? लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट और व्हीकल्स, और टोटल वो कह रहे हैं रहने दें, शुक्रिया। और अमाउंट्स रुपीज हैं, मिलियन हैं, थाउजेंड्स हैं, क्या है, थाउजेंड्स हैं। ये एसेट स्केड्यूल डायरेक्टली स्टार्ट हो गया। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, अच्छा सवाल पढ़ के ना क्लियरली पता चल जाएगा कि इसमें IS 40 है, ट्रांसफर है या नहीं है, गवर्नमेंट ग्रांट है या नहीं है, या रिवेलेशन है, इम्पेयरमेंट है या नहीं, ये क्लियरली पता चल जाया करेगा। तो फिर जो चीजें पक्की पता है ना कि उनकी लाइनें नहीं है, तो उनकी लाइनें लिख के टाइम जाया नहीं करेंगे। जैसे इस सवाल में, सवाल पढ़ा है, इस सवाल में है रिवेलेशन वाला कोई एसेट? अगर कोई ना होता तो फिर हम रिवेलेशन एलिमिनेशन वाली लाइन ही ना लिखते। IS 36 कहीं नजर आ रहा है सवाल में, कहीं रिकवरेबल अमाउंट, वैल्यू इन यूज की कोई बात हुई हो, तो इम्पेयरमेंट लॉस की रहने देंगे, लाइन ही नहीं लिखेंगे। स्केड्यूल के अंदर लाइनें लिखी थी ना मैंने, तो जिनकी हमें पक्की पक्की पता चल रही है ना बात कि ये नहीं है, तो उन पे टाइम नहीं जाया करेंगे। तो इसमें बैलेंस एज एट फर्स्ट जुलाई 19, एडिशन है, डिस्पोजल है और रिवेलेशन है, इसलिए एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और रिवेल्यूशन। ट्रांसफर नहीं है, पता नहीं है IS 40 इसमें, तो बस ये एसेट वाला सेक्शन हो गया पूरा। बैलेंस एज एट 30 जून 20। इसके आगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन
और चूंकि इम्पेयरमेंट नहीं है सवाल में तो बस एक्यूमुलेटेड डेप्शन काफ़ी है, इम्पेयरमेंट का वर्ड लिख के टाइम ना ज़ाया करें। बैलेंस एज एट 1 जुलाई 19, डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर, इम्पेयरमेंट है नहीं, डिस्पोजल, एलिमिनेशन, रीवैल्यूएशन पे एलिमिनेशन, और बैलेंस एज एट 30 जून 20। और नेट कैरिंग अमाउंट एज एट। मेहनत मजदूरी का सवाल ज़रूर होता है, चीज़ें ज़्यादा होती हैं, लेकिन बस नफ्स पे काबू रखें, हौसले से चलें तो इसमें नंबर लेना आसान होता है क्योंकि चीज़ें ज़्यादा हैं। जितना जितना ठीक करते जाएंगे उसके मिलेंगे नंबर। और मेजरमेंट की बेसिस क्या हैं? यूजफुल लाइफ, या फिर अगर किसी का रेट है तो, और डेप्रिसिएशन मेथड क्या है। इसके अलावा नोट में वो बाकी चीजें भी हैं, लेकिन एक बार ये बन गया ना तो बाकी चीजें फिर आराम से लिखी जाएंगी। बाकी चीजें यानी वो IS 23 वाली अंग्रेजी लिखना, रीवैल्यूएशन वाली अंग्रेजी के 2-3 पैराग्राफ लिखना, वो सब चीजें भी हैं, लेकिन पहली मेहनत आपकी ये स्केड्यूल बनाना है। लैंड को करते हैं पहले, लैंड शुरू करते हैं। लैंड सबसे पहले, अच्छा सब अब जब लैंड कर रहे हैं ना तो सवाल पे नजर मार ले। सवाल वैसे अच्छा स्ट्रक्चर्ड होता है, तो ऐसा नहीं होगा कि लैंड की थोड़ी सी बात पॉइंट 1 में लिखी होगी, थोड़ी सी पॉइंट 3 में लिखी होगी, थोड़ी सी पॉइंट 7 में लिखी होगी। एक एक पॉइंट में ही पूरी पूरी बातें हो जाती हैं नॉर्मली। तो लैंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पॉइंट 1 में है और पॉइंट 2 में है। पॉइंट 3 में तो आगे प्लांट की बात हो गई, पॉइंट 4 में आगे व्हीकल्स की बात हो गई। तो पॉइंट 1 लैंड को मैं शुरू से लेके चल रहा हूं। ओपनिंग बैलेंस लैंड का 1 जुलाई 19 यानी 30 जून 19, वो पॉइंट 1 में दिए हुए हैं। कितना था लैंड में बैलेंस? 1 लाख। इस साल के दौरान लैंड में कोई एडिशन, कोई डिस्पोजल, कोई एक्यूमुलेटेड एलिमिनेट नहीं। साल के एंड पे पॉइंट नंबर 2 कहां तक पहुंचाना है? तो 20 और बढ़ाना है ना, तो ये 20 और बढ़ा दिया है। ये वो मूवमेंट में आके बताता हूं, वो जो सरप्लस की मूवमेंट है ना, वो उससे रिलेटेड है। वो जो 12 वाली बात लिखी हुई है, वो मूवमेंट उन सरप्लस से रिलेटेड बात है। और एक्यूमुलेटेड वाले पोर्शन में कुछ भी नहीं है,
0 0 0 0 0 और नेट कैरिंग अमाउंट 120। मेजरमेंट इसकी रीवैल्यूएशन मॉडल, लाइफ इसकी इनफिनिट है, डेप्रिसिएशन इसका है ही नहीं। ये लैंड वाला कॉलम पूरा हो गया। बिल्डिंग कर रहा हूं मैं, बाकी कल करूंगा सवाल। बिल्डिंग कर रहा हूं। बिल्डिंग चूंकि डेप्रिशिएट होने वाली चीज है, तो वो एसेट जो रिवैल्यूएशन मॉडल पे है डेप्रिशिएट भी हो रहा है, तो उसके लिए वो टेबुलर वर्किंग किया करनी चाहिए। वो टेबुलर वर्किंग करते हैं। नोट रिक्वायर्ड है ना, नोट से ही आंसर शुरू होना चाहिए। और स्केड्यूल ने जितनी जगह घेरी है, जितनी घेरी है, एक पेज और लगेगा वो अंग्रेजियां लिखने के लिए। उसके बाद वर्किंग, बिल्डिंग वाली वर्किंग कर रहा हूं मैं, वो जो हम टेबुलर वर्किंग करते थे। स्केड्यूल और एक पेज लगना है उन अंग्रेजियों के लिए। ये है नोट पूरा, वर्किंग सवाल की फिर एक पेज छोड़ के। बिल्डिंग वाली वही वाली वर्किंग। अच्छा, बिल्डिंग की पैदाइश तो पता नहीं है हमें, जहां से पता है वहां से ही आगे चला सकते हैं वर्किंग। शुरू से तो नहीं टेबल चला सकते ना, पता ही नहीं बिल्डिंग कब खरीदी थी। चले जहां से पता है, कहां से पता है? 30 जून 19 से पता है। कितना था बिल्डिंग का बैलेंस? अच्छा, हम लोग ये जो वर्किंग बनाते हैं, ये एसेट नेट बुक वैल्यू बना रहा होता हूं ना इस वर्किंग में, तो 70 तो बिल्डिंग अकाउंट का बैलेंस है। एक्यूमुलेटेड में भी बैलेंस आ रहा था, तो नेट कर दें। 70 माइनस 14 56। और सरप्लस में आ रहा था, किधर आ रहा था? इधर आ रहा था 16। ये हमें 30 जून 19 की फिगर्स दी हुई है। तो ये जो हम वो टेबुलर वर्किंग करते होते हैं, अभी तक तो जितनी प्रैक्टिस कर रहे थे वो तो एसेट खरीदने से चलाते थे ना, वो है ही नहीं डाटा। तो जहां से है बस मैंने वहां से शुरू कर दी वर्किंग। क्यों करनी पड़ रही है ये? इसको सॉल्व करेंगे तो ही हमें डेप्रिसिएशन की फिगर मिलेगी, एक्यूमुलेटेड एलिमिनेट करने की फिगर मिलेगी, रिवैल्यूएशन अपवर्ड डाउनवर्ड की फिगर मिलेगी। तो इसलिए ये वर्किंग कर रहे हैं हम। रिवैल्यूएशन कब हो रही है बिल्डिंग की? 30 जून 20, पॉइंट नंबर 2। तो पहले डेप्शन कि पहले रिवैल्यूएशन? पहले अब 30 जून 20 की डेप्रिसिएशन। अच्छा, इस सवाल में एक खामी है, सवाल वाले को ऐसे नहीं करना चाहिए था। इस पे आता हूं बाद में। इसी से ना कोई 2 सवाल आगे एक और सवाल होगा मंडे लिमिटेड के नाम से, ऑटम 19 अटेम्प्ट है। इसी से कोई 1-2 सवाल आगे होगा, क्वेश्चन 10 मंडे लिमिटेड के नाम से। इसका ना आप 0.5 देखें, मंडे लिमिटेड के नाम से सवाल है, इसका 0.5 देखें। देख लिया? बिल्डिंग की लाइफ कितनी दी हुई है? 20 साल। स्टेरिक लगा के कुछ और लिखा हुआ है नीचे, क्या मतलब है इस बात का? कि जब बिल्डिंग की आखिरी बार रिवैल्यूएशन हुई थी ना, उसके बाद जब डेप्शन चार्ज करने लगे थे तो रिमेनिंग लाइफ चाहिए थी, तब वो रिमेनिंग लाइफ निकाली थी, तो वो 20 है। अब इस सवाल पे आ जाएं। इसमें बिल्डिंग के साथ आपको लिखा मिल रहा है 20 साल लाइफ है, लेकिन यह बताना चाहिए था कि ये इसकी खरीदते हुए टोटल लाइफ है या रिवैल्यूएशन के बाद जो रिमेनिंग निकाली गई थी वो है। यह बताना चाहिए था सवाल वाले को, नहीं बताया। हम इसको टोटल एज्यूम करें तो हम नहीं कर सकते एज्यूम। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पता नहीं कब खरीदी थी। अच्छा, इससे क्या पड़ी है कब खरीदी थी? क्योंकि अब जब डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है तो पता तो चले रिमेनिंग लाइफ क्या थी, पता ही नहीं कब खरीदी थी। तो इसलिए फिर ये ज्यादा बेहतर असम्पशन है कि ये जब आखिरी बार रिवैल्यूएशन की थी
ये उसके वक्त निकाली गई लाइफ थी। जो ऑटम 19 में उन्होंने खुद मेंशन कर दिया था ना, ऑटम 20 में करना चाहिए था, नहीं किया। तो ये जो 20 ईयर्स दिया हुआ है, इसके बारे में यही अजम्पशन लेनी पड़ेगी कि ये आखिरी बार जब रिवेलेशन की थी उस वक्त निकाली गई रिमेनिंग लाइफ थी। तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 20। अच्छा, बहुत पुरानी बात है। मैंने कहा था कि अगर एक्यूमुलेटेड डेप्शन का अकाउंट अलग आ रहा होता है तो एसेट अकाउंट में बैलेंस, कॉस्ट मॉडल है तो कॉस्ट आ रही होगी, रिवैल्यूएशन मॉडल है तो जो आखिरी रिवैल्यूड अमाउंट थी वो आ रही होगी। तो आखिरी रिवैल्यूड अमाउंट क्या थी? 70। आखिरी बार ये 70 पे रिवैल्यू हुआ था। तो डेप्रिसिएशन, आप डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ऐसे भी चार्ज कर सकते हैं, 70 डिवाइडेड बाय 20, ये भी कर सकते हैं। कितना? ये क्या करूं? है पॉइंट ही नहीं समझ आया, मतलब डेप्शन ही समझ नहीं आई। फॉर द ईयर डेप्शन कैलकुलेट करनी है तो आखिरी बार रीवैल्यू होकर ये 70 पे आया था, दिया हुआ है सवाल में, पॉइंट 1 में दिया हुआ है ना 70। तो बिल्डिंग के अकाउंट का बैलेंस दिया है ना, क्योंकि उसके बाद जो है वो एक्यूमुलेटेड का बैलेंस दिया हुआ है। वेरी गुड, बहुत जबरदस्त बताया है ना, सवाल पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा ना। पॉइंट नंबर 4-5 में कहीं बताया हुआ है कि लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूएशन मॉडल पे है, बिल्डिंग रिवैल्यूएशन मॉडल पे है। बिल्डिंग रिवैल्यूएशन मॉडल पे है। तो 70,000 जो इसका बैलेंस पिछली बार रिवैल्यूएशन पे आ रहा था, तब रिमेनिंग लाइफ कितनी कैलकुलेट की गई होगी? 20। तो इसलिए 20 पे डिवाइड कर दिया। इंक्रीमेंटल डेप्शन कैसे निकालूं? 16,000 को भी 20 पे डिवाइड कर दूं, हैं? क्या ये 30 जून 19 पे रिवैल्यू होकर 70 तक पहुंचा था? यानी उसी वक्त ये 16 का सरप्लस आया था? नहीं, ये तो कोई 3-4 लाइनें पहले की बात होगी, वो ट्रांसफर होता होता बचता हुआ ये 16 पहुंचा है। तो अब इंक्रीमेंटल के लिए 16 को फिर से 20 पे डिवाइड कर दूं? नहीं, फिर किस पे डिवाइड? रिमेनिंग कितनी रह गई? रिमेनिंग कब किया था रिवैल्यू? नहीं बताया। और करें पॉइंट 1 पे, कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए, कोई फिगर देख के हिंट मिल जाए। कब हुई थी प्रीवियस रिवैल्यूएशन? हाँ क्या? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 14,000 आ रही है। एक साल रिवैल्यूएशन के बाद 3500 डेप्रिशिएट होता था। कितने देखें, पिछली बार जब रिवैल्यूएशन हुई थी तो उससे पुरानी वाली तो एक्यूमुलेटेड को एलिमिनेट कर दिया था ना। ये जो 14,000 है ये उसके बाद ही तो आई है। तो अगर एक साल 3500 डेप्रिशिएट होता है तो कितने साल लगे होंगे उसको 14,000 बनने में? 4 साल। तो ये 4 साल पहले रिवैल्यू हुआ था। तो अब इसकी रिमेनिंग लाइफ रह गई हुई थी 16 साल। तो इस 16,000 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो इंक्रीमेंटल डेप्शन निकलेगी। कुछ समझ नहीं आया? 3,500 कितने साल इसको लगे होंगे तो ये जाके एक्यूमुलेटेड 14,000 तक पहुंची है। आप इसको 35 से डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा 4 साल लगे हैं। तो ये 4 साल पहले रिवैल्यू हुआ था, तभी तो 3500 करते एक्यूमुलेटेड में 14,000 बैलेंस आ रहा है। तो तब 20 साल रहते थे, 4 गुजर गए तो अब 16 रह गए हुए थे, इसलिए इसको 16 पे डिवाइड करेंगे तो इंक्रीमेंटल डेप्शन निकलेगी। और अगर आप डेप्रिसिएशन भी ऐसे निकालना चाहें तो वो भी ऐसे चेक कर सकते हैं, तो ये 35 ही आएगी।
500 15,000। और अब इसको 30 जून पे रीवैल्यू करके गिरा देना है 35 तक। पिछले सालों में 3500 जैसे डेप्रिसिएशन से साल की आई है ना, पिछले में 3500 जैसे 30 जून 2020 पे तो अब रीवैल्यू करने लगे हैं, उससे पहले भी तो रीवैल्यू हुआ था, या पहली दफा करने लगे हम? ये 70,000 क्या है? कॉस्ट है, रीवैल्यूड अमाउंट है। कैसे पता रीवैल्यूड अमाउंट है? तभी तो साथ सरप्लस आ रहा है, तभी तो बिल्डिंग के सामने आप ये देखें, पॉइंट नंबर 1 का सारा टेबल क्या है, कब का है? 30 जून 19, तो सारा 30 जून 19 का बैलेंस बताया हुआ है। तो उस दिन अगर बिल्डिंग से रिलेटेड सरप्लस मौजूद है तो रीवैल्यू हुआ है, तो सरप्लस मौजूद है ना, तो वो रीवैल्यू होके 70 तक पहुंचा था। तो 70,000 लास्ट टाइम इसकी रीवैल्यूड अमाउंट थी, 70,000 लास्ट टाइम रीवैल्यूड अमाउंट थी। और वो तब से लेके अब तक जब डेप्रिशिएट होना शुरू हुआ होगा तो हर साल 3500 डेप्रिशिएट हो रहा था। इस साल चूंकि 30 जून 20 पे रिवैल्यूएशन है तो पहले डेप्शन चार्ज करेंगे फिर रिवैल्यूएशन करेंगे ना, तो इसलिए 20 वाली भी अब की है चार्ज। कितना डाउन करना है? 17,500 और सरप्लस खत्म और 2500 का लॉस आ गया। किसको कर लेंगे ना, इधर कहां करते हैं, टेबल में थोड़ी करते हैं। अब ये सारी मेहनत हो गई, अब ये सारी फिगर्स मिल गई। बिल्डिंग में पहले दिन कितना बैलेंस? इधर 70 और इधर 14,000। फॉर द ईयर रिडक्शन 3500। एलिमिनेट कितना करना है? 17,500। ये वाला 17,500 एलिमिनेशन पूछ रहा हूं, एलिमिनेशन 14 पहले था, 3500 और कर लिया, तो 17,500 है जो एक्यूमुलेटेड एलिमिनेट करनी है, वो यही वाली 17,500 है। यही वाली 17,500 है। ये यहां भी माइनस और ये इधर बिल्डिंग में भी माइनस। एडिशन डिस्पोजल कोई नहीं है। और बिल्डिंग में मजीद कितनी इवैल्यूएशन की? 17,500। अच्छा, ये 17,500 और है, ये और है, ये कौन सा है? ये जो एक्यूमुलेटेड एलिमिनेट की है। और ये 17,500 कौन सा है? वो ये वाला है जो हम 52,500 को गिरा के यहां तक लाए हैं। तो यहां पर 0 हो गया, ये बन गया 35,000, बुक वैल्यू आ गई 35,000। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट इसकी रिवैल्यूएशन मॉडल है। अच्छा, इस स्केड्यूल में ये जो लाइफ लिखनी है, या तो ग्रैंड टोटल लिखनी है या आखिरी रिवैल्यूएशन के बाद वाली लिखनी है। या ग्रैंड टोटल लिखनी है या आखिरी रिवैल्यूएशन के बाद वाली लिखनी है। तो आखिरी रिवैल्यूएशन के बाद कितनी है? 15। 16 थी, 20 भी गया। 16 तो साल के शुरू तक थी ना, अब तो 20 भी गया। तो अब जो रिवैल्यूएशन हुई है ये वाली, इसके बाद तो 15 रह गए हैं। तो 15 या तो ग्रैंड टोटल वाली लाइफ या आखिरी रिवैल्यूएशन के बाद वाली लाइफ। और डेप्शन मेथड बाकी इंशाल्लाह मैं इसको कल पूरा करता हूं। ऑटम 20 करा रहा हूं मैं, ये कल पूरा करूंगा इंशाल्लाह। स्प्रिंग 22 वाला होमवर्क करके आना यार। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।